जीवन की गाड़ी कभी कभी एक पल में थम जाती है। दिवाली की वो रात खुशियों और हंसी ठिठोली से भरी थी, अचानक सन्नाटे में बदल गई। उस हादसे ने सिर्फ पारो को ही नहीं बल्कि देवराज और पूरे परिवार को, दुनिया को एक नए इम्तिहान में डाल दिया। यह कहानी है उस कठिन सफर की जहां समय ठहर गया था, लेकिन उम्मीद की एक लौ अभी भी जल रही थी। कमरा नंबर 307। कमरा नंबर 307 के पीछे भाग में आपने सुना कि पारो के कोमा में जाने के बाद देवराज ने अटूट नियम बना लिया। उन दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी में एक दूसरे के बिना अकेले खाना कभी नहीं खाया था। इसलिए देवराज ने घर पर खाना छोड़ दिया था और रोज अस्पताल में पारो के सामने बैठकर ही खाते थे। शुरुआत में बहुएं खुद टिफिन लाती थी, आलीशान गाड़ी और ड्राइवर की पूरी सहूलियत थी। अब सुनिए कि कैसे वक्त की आंधी ने इस 82 साल के बुजुर्ग के आत्मसम्मान और प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा। हफ्तों से महीने बीते और महीनों से साल। अस्पताल का लंबा वक्त और घर का बिजनेस। बहुओं के कदम अब अस्पताल की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते थकने लगे थे। कुछ महीने बाद बहुओं ने खुद आना बंद कर दिया और घर के नौकर के हाथ से टिफिन भिजवाने लगे। देवराज चुपचाप पारो के पास बैठते थे, उसकी बेजान उंगलियों को देखते और खाना खाते। फिर धीरे धीरे नौकर को भी घर के दूसरे काम ज्यादा रहने लगे। टिफिन कभी लेट होने लगा तो कभी आना ही छूटने लगा। देवराज सब समझ रहे थे, मगर उन्होंने घर के किसी भी सदस्य से कोई शिकायत नहीं। उनका स्वाभिमान इतना अडिग और खुददार था कि उन्होंने इलाज के लिए बेटों के आगे कभी हाथ नहीं फैलाया। देव की अपनी जो जीवन भर की जमा पूंजी, जो लाइफ सेविंग थी, उसी से वो अस्पताल का भारी भरकम बिल हर महीने खुद चुका था। यह देखकर बेटों को भी शायद अपनी जिम्मेदारी भारी लगने लगी। जो गाड़ी और ड्राइवर शुरुआत में बाबूजी को छोड़ने आते थे, बेटों ने बिजनेस का बहाना बनाकर वो गाड़ी भी बंद कर दी। लेकिन देवराज को हमेशा से अच्छे और सलीके से कपड़े पहनकर तैयार होने का बहुत शौक था और यह इस शौक को पारो हमेशा बढ़ावा देती थी। उन्हें बड़े प्यार से तैयार करती थी। पारो के उसी वादे और अपने शौक को जिंदा रखने के लिए आज भी देवराज रोज सुबह वैसे ही ठाट बाट से सज धस कर इत्र लगाकर तैयार होते हैं। वो आलीशान मकान से बाहर निकलते एक हाथ में लाठी होती और तपती धूप में सड़क पर खड़े होकर अस्पताल जाने के लिए कोई ऑटो या टैक्सी करे। और कुछ महीने बाद हद तो तब हो गई जब घर से वो टिफिन बनना और आना बिल्कुल ही बंद। रोज रोज के बहाने और करवाट से तंग आकर देवराज ने घर पर कुछ भी कहना छोड़ दिया। अब 1 साल से पारो अस्पताल में थी। देवराज रोज सुबह 10 बजे सज धज कर तैयार होकर निकलते, ऑटो पकड़ के और सीधे अस्पताल पर। खाना कहाँ से आता? उसी अस्पताल के कैंटीन से। अस्पताल का वो खाना सेहत के लिए तो ठीक था, पर उसमें घर का वो स्वाद, वो अपनापन, वो रईसी ठाट बाट कहाँ थे? जो इंसान कभी पीतल की भारी और शाही थालियों में ठाट बाट से 56 लोग खाता था, आज वो अस्पताल के उस छोटे टिफिन बॉक्स से ढक्कन में ही अपनी थाली समझकर के साथ खाना खाने लगा। वह कमरा नंबर 307 का दरवाजा खोलते, धीरे से कुर्सी खींचते, पारो के बिस्तर के पास बैठकर मुस्कुराते कहते, चलो पारो, आज फिर तुम्हारा देव सज धज कर आया है। देखो यह कुर्ता तुम पर कितना जच रहा है। चलो अब साथ में खाना खाएं। रोटी का छोटा सा टुकड़ा तोड़कर पारो के बंद होठों के पास ले जाते। तो जब कोई जवाब नहीं आता तो कहते, अच्छा आज भी नाराज हो, कोई बात नहीं, मैं ही खा लेता हूं। टिफिन के बॉक्स के ढक्कन में ही खाना खाने के बाद देव पारो का सूजा हुआ हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लेते और दरवाजे के
उस चुभने वाले सन्नाटे को दूर करने के लिए उसे पुराने दिनों के हसीन किस्से सुनाते। कभी कभी पारो की पसंद के खाने की बातें करने लगते हैं। याद है पारो, उस बड़े बाजार के गोलगप्पे और तीखी चाट कितनी पसंद थी। जब तुम भी मैं देर से घर आता था तो मुंह फुलाकर बैठ जाती थी और कहती थी जब तक चाट नहीं खिलाओगे बात नहीं करूंगी। और मैं तुम्हें रात को चुपके से ले जाता था। आज 1 साल हो गया पारो, तुम्हारे साथ हंसकर कुछ खाने को तरसता हूँ। तुम्हारे हाथ की उस पीतल के गंज वाली चाय का स्वाद आज भी मेरी जुबान पर है। देव थोड़ा रुकते, अपनी कांपती आंखों से आंसू पोंछते और फिर मुस्कुराकर दूसरा किस्सा शुरू करते। और वो किस्सा याद है जब शहर में उस रात भारी आंधी तूफान आया था। पूरे शहर की बत्ती गुल हो गई थी। तुम्हें अस्पताल ले जाने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा था। तो पागलों की तरह घुटने भर पानी में तुम्हें उठाए गोद में दौड़ रहा था। तब तुमने डरकर मेरा हाथ कसकर पकड़ा और कहा था देव जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं होगा। देखो पारो, आज भी मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ, आज भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ऐसे धीरे धीरे दिन बीतने लगे, सप्ताह बीतने लगे, महीने बीतने लगे। एक दिन वार्ड में ड्यूटी पर तैनात नई नर्स से यह सब दिखाने गया। उसने भावुक होकर पूछा, बाबा आप इस उम्र में रोज इतना सज धज कर ऑटो से आते हैं, कैंटीन का रुका सूखा खाना खाते हैं। माता जी तो कोमा में है, वो कुछ देख या सुन भी नहीं सकती। इतनी तकलीफ क्यों करते हैं? आपके इतने बड़े घर से कोई मिलने भी नहीं आता। देव ने नर्स की तरफ देखा, फिर पारो के हाथ पर धीरे से हाथ फेरा और बहुत शांत आवाज में बोले, बेटी आज हमारी शादी को पूरे 55 साल हो गए। इसने मुझसे कहा था देव मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। मैंने इससे वादा किया था। इसे मेरा सचकर आना बहुत पसंद था। अब दुनिया बदल गई, बच्चे बदल गए तो क्या, हम दोनों ने कभी एक दूसरे के बिना अकेले खाना भी नहीं खाया। अगर मैं भी यहाँ आना छोड़ दूं तो मेरा तो वादा झूठा हो जाएगा। पहले 54 साल ये बोलती रही, मैं सुनता रहा। अब इसकी बारी है चुप रहने की, तो इसके हिस्से की बातें भी मैं ही कर लेता हूँ। फिर 1 साल बाद एक बार फिर दिवाली का वो पवित्र दिन आया, वही दिवाली जिसने ठीक 2 साल पहले इनकी दुनिया उजाड़ी थी। लेकिन आज देवराज सुबह से ही एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही एक्साइटमेंट में थे। उन्होंने अलमारी खोली और बड़े जतन से मलमल के कपड़े में लपेट कर रखी वो लाल बनारसी साड़ी निकाली जो उन्होंने पारो को उनकी 50वीं मैरिज एनिवर्सरी दी थी। बड़े प्यार से तोहफे में दी थी। आज देवराज अपने पारो को उसी खूबसूरत लिबास में देखना चाहते थे। सिर्फ यही नहीं, देव ने खुद उसी सुनहरे दिन वाला सिल्क का कुर्ता पायजामा निकाला, उसे पहना, इत्र लगाया और आईने के सामने खड़े होकर अपनी सफेद मूंछों पर ताव दिया। आंखों में असीम प्रेम लिए, हाथों में साड़ी का पैकेट और लाठी थामे वो घर से निकल पड़े। रोजाना का नियम था। ठीक सुबह 10 बजे देवराज कमरा नंबर 307 में पहुंचना लाजमी था। घड़ी की सुइयां 10 बजाने को थी। ऑटो से उतरकर देव जैसे ही अस्पताल के गलियारे में पहुंचे, उन्होंने देखा लिफ्ट के आगे रिपेयरिंग का बोर्ड लगा था। लिफ्ट खराब थी, काम कर रहा था। कमरा नंबर 307 तीसरी मंजिल पर था। 82 साल की उम्र, कांपते पैर, हाथ में लाठी। कोई और होता तो शायद लिफ्ट ठीक होने का इंतजार करता, लेकिन देवराज जी जानते थे कि कोमा में लेटी उनकी पारो ठीक 10 बजे उनका इंतजार करती है। वो अपनी पारो को 1 मिनट के लिए भी भूखा या तड़पता नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने लाठी मजबूती से पकड़ी, सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल। देव का दम फूलने लगा था। छाती भारी हो रही थी, धड़कनें मानो चीख रही थी। आंखों के सामने बस पारो का चेहरा था। हाँफते हुए, कांपते हुए अपनी पूरी जान झोंककर देव ने वो 3 मंजिल की सीढ़ियां पार की। ठीक 10 बजे उन्होंने कमरा नंबर 307 का दरवाजा खोला। वो हाँफते हुए अंदर आए। साड़ी का पैकेट मेज पर रखा। वो आज बहुत थके हुए लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर की बची कुछ सारी ऊर्जा उन्होंने सीढ़ियों पर लगा दी।
उन्होंने हमेशा की तरह पारो का हाथ अपने कांपते हाथ में लिया, आंखें बंद की और बहुत ही धीमी टूटती आवाज में कहा, पारो देखो आज मैं क्या लाया हूँ, तुम्हारी वो साड़ी, और देखो मैं भी वैसा ही तैयार होकर आया हूँ जैसे तुम्हें पसंद था। पर पारो आज तुम्हारा देव बहुत थक गया है। वो सीढ़ियाँ बहुत ऊंची थी, बस 5 मिनट आराम कर लूं, फिर साथ में खाना खाएंगे। उन्होंने अपना भारी सिर पारो के ठंडे हाथ पर रख दिया और आंखें बंद कर दी। 5 मिनट बाद जब नर्स कमरे में आई तो देव वैसे ही बैठे थे, शांत, बिल्कुल शांत। देव जा चुके थे, अपनी पारो का हाथ थामे हुए, अपनी मोहब्बत का आखिरी इम्तिहान देकर वो दुनिया से रुखसत हो चुके थे। अस्पताल में सन्नाटा छा गया। वो परिवार जो 1 साल से एक टिफिन तक नहीं बेचता था, आज अपनी गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ पहुंच गया। रोने पीटने का नाटक शुरू हो गया। डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट लिख रहे थे, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। ठीक आधे घंटे बाद 1 साल से बंद पड़ी पारो की उंगलियां अचानक हिलने लगती। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह निकले। उसकी उंगलियां बिस्तर पर उसी हाथ को तलाश रही थी जो ठीक 10 बजे सीढ़ियां चढ़कर आया था, जिसने उसकी उंगलियों का थामा था। लेकिन आज वह हाथ बेजान था। शायद उसी क्षण पारो की आत्मा भी समझ गई। मॉनिटर पर धड़कनें तेजी से गिरने लगी, धीरे धीरे धीरे, एक सीधी रेखा, तो बहुत लंबी थी। 10:45 पहले देव गए और उसके ठीक 45 मिनट पारो भी चली गई अपने देव के पास। उस दिन अस्पताल के एक बूढ़े वार्ड बॉय ने रोते हुए कहा, साहब ये मौत नहीं थी, ये 2 आत्माओं का महामिलन था। देव जी अपना वादा निभाकर आगे रास्ता दिखाने गए, पर पारो उन्हें उस अनजान रास्ते पर कभी अकेले जाने नहीं दे सके। दोस्तों, बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। बड़े से बड़ा भरा पूरा परिवार भी आखिरी वक्त में एक टिफिन भेजने से कतराने लगता है। लेकिन जीवन के आखिरी पड़ाव पर एक जीवन साथी ही दूसरे का पूरा संसार होता है। जो हाथ जवानी में थामा था, वही हाथ अगर बुढ़ापे तक पीतल की शाही थालियों से लेकर अस्पताल के उस बेस्वादा अस्पताल के शाही थालियों से लेकर अस्पताल की बेस्वाद कैंटीन के उस टिफिन बॉक्स और उन 3 मंजिलों की सीढ़ियों के आखिरी सफर तक साथ रहे, तो समझिए प्रेम सफल हो गया। क्योंकि सच्चा प्रेम सिर्फ साथ जीने में नहीं, आखिरी सांस तक साथ निभाने में होता है। और कुछ प्रेम कहानियां शमशान में खत्म नहीं होती, वे अमर हो जाती है। इस कहानी ने आपके दिल को जरा भी छुआ तो अपने जीवन साथी की, अपने बुजुर्गों की कदर आज ही कीजिए। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए सिटी न्यूज़ में। नमस्कार।